अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बहुत खैरियत से अपना भी ख्याल रख रहे हैं और अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपने प्यारों का भी बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि आप लोग हमारे लिए बहुत बहुत अजीज़ हैं, बहुत बहुत प्यारे हैं आप लोग हमें। इसके अलावा हनान, आपको पता है कि सबसे पहले हमारी एक रिवायत है कि हम वेदर जो है अपने वेदर ऑडियंस को ज़रूर फोरकास्ट। बताते हैं, बिकॉज आने वाले 24 घंटे में मौसम कैसा रहने वाला है बड़ा ज़रूरी होता है। एंड स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑफिस जाना होता है या उन्होंने कोई काम करने होते हैं जो कि बाहर जाकर करने पड़ते हैं। तो इस और सवाल खवातीन भी घर पे बैठी देख रही होती हैं टीवी, और उनको जानना होता है कि आज वेदर कैसा रहेगा। हंडिया भी उस तरह से फिर बनाई जाती है ना। मौसम के हवाले से ज़रूर हर किसी को पता होना चाहिए, और स्पेशली बिकॉज आजकल गर्मी है, इस वजह से और भी ज़्यादा होता है कि अगर ज़्यादा धूप रहने वाली है, जो कि आज एक्चुअली में रहने वाली है हनान, मैं बता दूं हमारे ऑडियंस को सबसे पहले कि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्रीज और कम से कम 24 डिग्रीज रहने वाला है। और बारिश सिर्फ 10% चांसेस है कि बारिश होगी, बहुत ही कम चांसेस है। लेकिन हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में भी कि शाम को गर्मी क्योंकि इतनी ज़्यादा होगी, इसकी वजह से तूफान जो हैं वो आते रहते हैं, लेकिन सिर्फ 10% चांसेस हैं आज की। अगर हम बात करें कि बारिश होगी, हवा की बात करें तो 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा जो है वो चलेगी, जो कि अभी मुझे एक्चुअली सुबह आते हुए तो मुझे कोई हवा नज़र नहीं आई। कल शाम को भी मेरा बहुत बहुत दिल कर रहा था कि थोड़ी सी हवा चल पड़े, थोड़ी सी ठंडी हवा, लेकिन सैडली वो नहीं हुआ। लेकिन गर्मी क्योंकि इतनी ज़्यादा, आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, और स्पेशली सनस्क्रीन को बिल्कुल नहीं भूलना है, स्पेशली वो हजरात जो कि अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहते हैं, क्योंकि स्किन केयर बहुत बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखना है आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत ही अजीज़ हैं, तो मैं चाहती हूँ आपकी स्किन जो है ना वो ग्लो करती रहे। हाँ, इसीलिए आपकी स्किन भी बड़ी ग्लो कर रही है। मुझे लगता है फातिमा, आप भी अपना काफी ख्याल रखते हैं और रखना भी चाहिए। इंसान को अपनी हेल्थ के हवाले से कॉन्शियस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि रोजाना की बुनियाद पे हम आपको कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उसे जाया मत करें, बल्कि 30 सेकंड की वीडियो बना के व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाता है। हम आपका टैलेंट टीवी के ऊपर दिखाएंगे। आपके अंदर सिंगिंग, एक्टिंग या इसके साथ साथ स्केचिंग समेत कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उस टैलेंट की वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप करें उस नंबर पर जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाता है। इसी के साथ साथ हम आपकी खुशियों के अंदर भी शामिल होंगे जनाब। अगर आपकी बर्थडे सेलिब्रेशन है तो बर्थडे सेलिब्रेशन की वीडियो बना के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं उस नंबर पर जो कि स्क्रीन पर दिया जा रहा है। हम अपने स्टूडियो से आपकी बर्थडे की वीडियो ऑन एयर करके आपकी खुशियों में शामिल होंगे। तो जनाब, आज एक शायरी हैं हाफिज अली उमैर, उन्होंने अपने जो सालगिरह की वीडियो हमें व्हाट्सएप की है, आइए आपको दिखाते हैं। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू हाफिज अली। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दें और गम जो है आपकी ज़िंदगी में कभी भी ना आए, और आपको ढेरों सक्सेस जो है ज़िंदगी में मिले। एंड ऑफ कोर्स, जैसे कि हनान ने आपको बताया कि हमारी कोशिश होती है कि हम सिटी 41 और हमारे मॉर्निंग शो के प्लेटफॉर्म से जो भी आप लोगों का टैलेंट है, चाहे वो जो भी टैलेंट हो, हम ज़रूर दुनिया को दिखाएं और दूसरे लोगों को भी इनकरेज करें कि वो अपने टैलेंट को, अपने पैशंस को परस्यू करें। तो आज हमारे पास एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो जो है वो भेजी है टैलेंट की हसनैन अली ने। तो आए जी, जल्दी से पहले वीडियो देखते हैं। सोना मेरा मौला अली, रहीम ते करीम अली, जो कीड़ियां तो ले इंसाना तई, जो कीड़ियां तो ले इंसाना तई, और रिज़्क वंडा जान दे, बड़ा लजपाल अली, जो लगियां निभा जान दे, ओ बड़ा लजपाल अली। वाह वाह जनाब, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूबसूरती के साथ मनकबत जो है वो हसनैन की तरफ से पढ़ी गई। और इसी तरह अगर आप रिहर्सल करते रहेंगे, इतनी कम उम्र के अंदर फातिमा इतना जबरदस्त वोकल होना और हाई नोट्स के ऊपर इस तरह से आवाज का निकालना, सुरों को संभालना, ये बड़ी महारत का काम होता है और बड़ी रियाजत के बाद ये मुकाम आपको हासिल होता है कि इन चीजों को कैप्चर कर सके आप। तो जनाब हसनैन, आप इसी तरह अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। इंशाल्लाह एक दिन आपका बड़ा नाम शहर फैसलाबाद और मुल्क पाकिस्तान के अंदर होगा। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। एक खुशखबरी है हमारे शहरियों के लिए भी, पाकिस्तानियों के लिए भी। वो ये कि पाकिस्तान ने अब चाइना के साथ मिलकर कोविड की वैक्सीन जो है वो तैयार कर ली है, और जैसे ही इसकी अप्रूवल होगी इंशाल्लाह जल्द अज जल्द जो है वो वैक्सीन लोगों को लगानी शुरू कर दी जाएगी। और इस चीज़ पे मुबारकबाद जो है वो साइंटिस्ट की तरफ से अपनी आवाम को दी गई है कि ये वैक्सीन जो है अब जल्द अज जल्द पाकिस्तान के अंदर जो है वो तैयार कर ली गई। और सबसे बड़ी बात जो इसकी ये है कि इस वक्त वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए
कोविड के फैलाव को रोकने के लिए जो वैक्सीन की मैस प्रोडक्शन है उसके अंदर काफी चैलेंजेस का सामना ऑल ओवर द वर्ल्ड मुख्तलिफ कंपनीज को जो कि कोविड की वैक्सीन बना रही हैं उनको करना पड़ा है। इवन पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली बात की जाए तो कभी 5 लाख डोजेस, कभी 10 लाख डोजेस जो है वो मंगवाई जा रही हैं, लेकिन अगर प्रोडक्शन ही यहां पे होगी तो ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन जो है वो लगेगी। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक ये भी बताया जा रहा था कि जिस स्पीड से काम चल रहा है कई साल लग सकते हैं तमाम पॉपुलेशन को कोविड की वैक्सीन लगाने के लिए, लेकिन इसकी मास प्रोडक्शन अगर शुरू हो जाती है तो फातिमा इट विल बी गुड और इट विल बी वेरी वेरी गुड हनान, बिकॉज ऑल्सो ना सिर्फ कि बहुत सारी पॉपुलेशन को हम कवर कर सकेंगे बट ऑल्सो हमारी जो कॉस्ट है किसी और कंट्री से खरीदने की, किसी और फार्मास्यूटिकल कंपनी से खरीदने की, उस पर भी हम कट डाउन करेंगे। और पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात देखते हुए मेरा ख्याल है जहां पर भी हम बचत कर सकते हो ना सिर्फ अपने घरों में बट एज अ कंट्री एज वेल, वहां पे बचत करनी चाहिए। और वैक्सीनेशन पाकिस्तान में बन रही है, हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं उसके बाद फातिमा, अगर हम बनाते हैं तो अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो मेरा ख्याल इससे भी बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ सकती है। तो बहुत कुछ किया जा सकता है लेकिन उसके लिए डिटर्मिनेशन और विजन का होना लाजमी है। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, आज हमें जिस गेस्ट ने बहुत ही अहम और मारूफ शख्सियत है हमारे शहर फैसलाबाद की, उन्होंने ज्वाइन किया है, तो आपका तारुफ करवाता चलूं। हमारे साथ सैयद ज़िया अलमदार साहब मौजूद होंगे जो कि एक्स प्रेसिडेंट है फैसलाबाद चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। तो आपको जनाब वेलकम करते हैं शो के अंदर। ज़िया साहब क्या कहेंगे, आपका एक इनिशिएटिव था, मैं उस हवाले से लाजमी तौर पे यहाँ पे गुफ्तगू करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की तरफ से एक पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन पिछले दिनों पास किया गया था जिसके अंदर क्रशिंग के हवाले से कहा गया था कि अगर लेट करेंगे तो पर डे 50 लाख रुपीस जो है वो जुर्माना किया जाएगा बहुत सारी मिलों को। इसके ऊपर आपने भी इनिशिएटिव लिया और इस मसले को, इस इश्यू को उजागर किया, जिसके बाद वो कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया गया। ये मामला क्या था, मुकम्मल जरा तफसील से बताइएगा। सर पहले तो थैंक यू वेरी मच। सिटी 41 जो है वो हमारे बिजनेसमैनों का, इस शहर के एग्रीकल्चर का, वो इस शहर के हर इशू का एक सलूशन है। तो जिस तरह एक बच्चा उसको दूध ना मिले तो वो रोता हुआ माँ के पास जाता है, हमारे इस शहर का हर जो इशू है वो सबसे पहले लोग सिटी 41 के करीब पहुंचते हैं और उसको आप इन्फॉर्म करते हैं। ये देखें बहुत बड़ी बदकिस्मती ये हुई कि पिछले साल जब शुगर, अब मैं माफिया इसलिए नहीं कहता कि वो भी हमारे इंडस्ट्रियल्स भाई हैं, लेकिन जब शुगर का बहुत बड़ा इशू हुआ कि जिम्मेदारों को पैसे नहीं मिलते थे, 6-6 महीने पेमेंट नहीं होती थी, उसके बाद ये होता था कि क्रशिंग ये अपनी मर्जी से शुरू करते थे, कभी कर ली कभी ना की, कोई फिक्स डेट नहीं थी। तो जब पीएम साहब ने पिछले साल एक ऑर्डिनेंस जारी करवाया चौधरी सरवर साहब से, और उस ऑर्डिनेंस में 3 चीजें मेन थी। नंबर 1 ये था कि 15 नवंबर से पहले पहले आपने क्रशिंग शुरू करनी है। उसका देखें हर उसकी लॉजिक ये थी कि 15 नवंबर से अगर आपका गन्ना कट जाता है, ज़ाहिर है जिसने वहां डिलीवर करना है वो 2-4 दिन पहले काटेगा, तो आप जो गन्ना काट के वहां पे आप वीट ग्रो कर सकते हैं। तो ये एक लॉ बना, केन कमिश्नर ने उसको मॉनिटर करना था। ये एक एक्ट था 1950 का, उसके तहत इसमें अमेंडमेंट करके इसको बेहतर किया गया कि आपने 15 नवंबर से पहले पहले मिलें चलानी है ताकि क्रशिंग सीजन स्टार्ट हो और लोग अपना गन्ना काट के वहां पे वीट उगा सके, कल्टीवेट कर सके। इन्होंने वो बगैर बताए सबसे पहले तो ये शे खत्म करके उसको 15 नवंबर से उठा के 30 नवंबर कर दिया। अच्छा, नंबर 2, पिछले साल जो वो जो ऑर्डिनेंस था उसमें ये हुआ कि इन्होंने कहा जी अगर कोई 15 नवंबर से लेट करेगा 50 लाख पर डे उसका फाइन होगा। अच्छा, ये जो इन्होंने असेंबली में जो बिल पास किया है, ये जो 17 को नोटिफिकेशन हुआ है, जाहिर है ये 16 को बिल पास हुआ होगा तो 17 को नोटिफिकेशन हमारे पास आया, उसमें ये भी शे खत्म कर दी। अच्छा, तीसरा उन्होंने ये कहा कि एक केन कमिश्नर होता है जो कि पेमेंट्स और जितने इश्यूज हैं उनको मॉनिटर करता है, और एक ये स्लिप देते हैं, पेमेंट स्लिप। जैसे ही आपका गन्ना जाता है तो आपको एक पेमेंट स्लिप मिलती है। उसमें नए एक्ट के मुताबिक उस पेमेंट स्लिप को चेक का दर्जा दे दिया गया कि अगर फर्ज करें आप उसके ऊपर पेमेंट नहीं करते तो आपके ऊपर केस हो सकता है।
अच्छा। तो ये बड़ा ही जबरदस्त इनिशिएटिव था। उसी बेस पे ये हुआ कि इस साल ग्रोअर को एक तो अगर सरकारी रेट 180 था तो 240 रुपए तक, बल्कि 320 रुपए तक मन गन्ना जो है उसकी कीमत जो है वो ग्रोअर को मिली और उसकी पेमेंट विद इन टाइम हुई। जी। उसका देखें इंपैक्ट क्या हुआ। अब मेन चीज है कि आप एक डिसीजन लेते हैं और उसका इंपैक्ट क्या होता है। टाइम पे क्रशिंग शुरू हुई, इंपैक्ट ये हुआ कि बम्पर क्रॉप हुई है पाकिस्तान की। इस साल माशाल्लाह 27 मिलियन टन क्रॉप हुई है, जिसकी वजह से आपका जीडीपी जो है वो हम कह रहे थे कि माइनस में या 1 पे रहेगा, वो 4 पे चला गया, 3.89 पे चला गया। तो ये है आपका डिसीजन और उसके असरात। नंबर 2 ये हुआ कि जैसे ही लोगों को पेमेंट हुई 47% इस साल ज्यादा ट्रैक्टर खरीदे गए हैं। मैं खुद, मेरा तलक एक गांव से है, मैं एक्सपोर्ट के साथ साथ, क्योंकि मेरा एग्रीकल्चर का भी काफी बड़ा एक सेटअप है, तो मैं जब गांव गया तो लोगों ने इस बार इतने खुश थे कि हमें पेमेंट भी मिली है और उसके अगेंस्ट हमने फिर मशीनरी खरीदी है। इन चीजों का इंपैक्ट जो है अगले सालों में आएगा। जिस तरह आपको याद होगा, ये आपके भट्ट साहब जो है, शिराज भट्ट साहब, ये रेगुलर चैम्बर में हमारे पास आते रहे हैं। तो मैंने जिस दिन पहली बार प्रेसिडेंट बना था तो मैंने एक विजन दिया था ट्रिपल ई। वो था एक्सपोर्ट, सबसे पहले एजुकेशन, ठीक है, और इसमें तीसरा ये था कि हम इसमें एजुकेशन बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो हमारी असद उमर साहब ने जब हमें ये एक्सपोर्ट में फैसिलिटेट किया तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ी, जिसमें उन्होंने हमें बिजली सस्ती दी, गैस सस्ती दी, हमारे रिफंड वापस किए। तो ये आप एक विजन को लेके चलते हैं। अच्छा, तीसरा शुगर का जो हमें फायदा हुआ कि लोगों को पेमेंट आई और उसके ट्रैक्टर खरीदे गए। और इस साल आप देखिएगा कि हमारी जो राइस है उसकी इंशाल्लाह भी बड़ी बम्पर क्रॉप होगी। अभी जो कॉर्न है हमारा, ये बहुत बड़ी फसल गिनी जाती है। हम 2-3 बिलियन डॉलर का कुकिंग ऑयल बाहर से इंपोर्ट करके खा रहे हैं। अब पाकिस्तान में कॉर्न जो है उसके ऊपर इतना काम हो रहा है कि नॉर्मली जो पॉइनियर सीड सप्लायर है वो कहते हैं जी कॉर्न की जो फसल है उसकी एवरेज आनी चाहिए 115-20 मन, ठीक है। हमारा माशाल्लाह ग्रोअर इतना मेहनती है कि हमारी इस साल 120 से 30 मन तक एवरेज आई है। क्या बात है। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हमारे मुल्क के लिए अच्छी हैं और हमारे अपना अवाम के लिए अच्छी हैं। और तीसरा उसमें मैं लास्ट जो है शुगर का उसमें ऐड कर दूं, उसके बाद इस इशू को मैंने सबसे पहले सिटी 41 ने इसको उठाया, सबसे पहले आप लोगों ने इसको हाईलाइट किया, फिर ये जितने भी पाकिस्तान के बड़े बड़े एंकर हैं उन सबको भेजा, पीएम साहब को भेजा, मैंने मियां असलम साहब को भेजा जो हमारे इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं। तो उन सब ने उसका पॉजिटिव जवाब दिया है। और कल भी मियां असलम साहब से हमारी बात हुई है और भी जो मैंने सब एमएनए एमपीए से कहा कि जब कोई बिल पास होता है एटलीस्ट आप उसको पढ़ा तो करें। ये देखें, मैं आज इतने बड़े फोरम पे बैठ के सबको रिक्वेस्ट करता हूं, ये हमारे भाई हैं, वो किसी भी पार्टी से हो, मैं हमेशा ये कहता हूं कि वो डिसीजन जिसमें मुल्क आगे बढ़े, अवाम के फायदे में हो, उसमें आप पार्टीबाजी छोड़ें। वो डिसीजन पीटीए ले, वो डिसीजन नून लीग ले, वो डिसीजन पीपल पार्टी ले, यही हमारी 3 बड़ी पार्टियां। ये तीनों में से किसी ने नहीं पढ़ा कि ये कितना ये किसान दुश्मन जो है ये डिसीजन है। और अल्लाह का शुक्र है, कल मुझे कुछ एमपीए भी मिले हैं, कुछ मिनिस्टर भी मिले हैं, उन्होंने कहा जी थैंक यू वेरी मच, ये आपने जो हाईलाइट किया है इससे ये है कि असेंबली में इस पे अब हम दोबारा डिबेट करवाएंगे। और इंशाल्लाह मुझे बहुत यकीन है कि अगर इसके ऊपर दोबारा डिबेट हुई तो अल्लाह के फजल करम से ये जो इन्होंने डिसीजन लिया है ये वापस लेंगे और वो डिसीजन करेंगे जो इस वक्त पीएम का विजन है। पीएम का विजन है किसान दोस्त, अवाम दोस्त, एक्सपोर्ट दोस्त। और आजकल आपको पता है
कि जो 1 करोड़ नौकरी का उन्होंने वादा किया है, एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट उसी वक्त बढ़ती है जब आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। तो ये इन्वेस्टमेंट है, और आपने उनके बेशुमार स्पीचेस देखी होंगी, उन्हें कभी नहीं कहा गया पैसा ना कमाएं। वो कहते हैं पैसा कमाएं और लोगों पे खर्च करें, अवाम पे खर्च करें, मजदूर पे खर्च करें, ताकि ये पैसा रोटेट होगा तो आपकी जो है इकॉनमी चलेगी। आप इस वक्त देख लें पूरी दुनिया में कोविड के साथ जो मुल्क की इकॉनमी है, बड़े बड़े मुल्क। बिल्कुल ज़िया साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कोविड की वजह से इकॉनमी ज़रूर हर्ट हुई है। उम्मीद करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर अगर हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं और अवेयरनेस जनरेट हो और इस डिसीजन को रिवर्स कर लिया जाए, और फर्दर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। तो कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। विल बी राइट बैक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। सैयद ज़िया अलमदार हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू करते हैं। ज़िया साहब, पोस्ट कोविड अगर बात की जाए सिचुएशन की, तो एक्सपोर्ट्स में कितनी बेहतरी आती हुई आपको दिख रही है? बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है जी। ये बेहतरी आप ये समझ लें कि ये अल्लाह का कुछ इनाम हुआ है। कोविड पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, हमारे लिए भी है। हमें उसकी केयर भी करनी चाहिए, हमें मास्क भी लगाने चाहिए, हमें वो जो आपस में 6 फीट का डिस्टेंस है, यहाँ तो खैर मेरा 10 फीट का होगा, तो वो भी केयर करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ इसमें जो अपॉर्चुनिटी निकली है पाकिस्तान के लिए, वो बड़ी आप समझ ले, वो कोई अल्लाह ताला का इनाम है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये कोई इंसान का कोई डिसीजन होगा, ये खुदा ने, हम बेशुमार जब और मुश्किलात में से घिरे हुए हैं, उसमें से एक अपॉर्चुनिटी निकली है। पिछले साल 24 मार्च को एकदम एक नोटिफिकेशन आया कि पूरी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो बंद, पूरी इंडस्ट्री बंद कर दी गई। सेम डे इमीडिएटली, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं आपको एक चीज बताऊं कि कम से कम हमारा अल्लाह का शुक्र है, पिछली हुकूमतों के साथ भी एक्सपोर्टर का हमेशा बड़ा अच्छा राब्ता रहा है। मैंने उसी दिन सबसे पहला जो फोन है वो मियां असलम साहब से किया। मैंने कहा साहब, आप इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, आपको तो इंडस्ट्री चलानी है, आप इसको बंद क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि भाई ये मसला हो गया, ये तो डिसीजन हुआ है अपना जो इसके कोरोना की वजह से। मैंने कहा सर आप ऐसा ना करें, आप हमारे साथ बैठ के इसके एसओपी बना लें। असद उमर साहब को भी हमने लूप में ले लिया, मियां साहब को भी लूप में लिया, और हमने एसओपी बनाए। उन्होंने कहा जी लोकल कमिश्नर जो है वो आपको अलाउ करेगा और आप जो है फैक्ट्रियां चला लें। कौन कौन सा बंदा फैक्ट्री चलाना चाहता है? फौरी तौर पे हमने ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी हमारी है, उसके साथ रब्ता किया, वहां रजिस्ट्रेशन करवाई, और 3-4 दिन के अंदर अंदर हमने सारी फैक्ट्रियां खोल ली। जब ये मैसेज पूरी दुनिया में गया कि जी पाकिस्तान जो है वहां फैक्ट्री एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बंद नहीं हुई, तो हुआ ये कि हर बायर जो कि यहां से छोड़ के बांग्लादेश जा चुका था, जो इंडिया जा चुका था, उसने कहा जी हमें तो माल चाहिए। अच्छा, यूरोप आपको पता है पहले ही उसमें मसला था। हमारा मेजर जो माल है यूरोप जाता है और वहां जाता है, और वहां पे ऑनलाइन बहुत देर से एक सेटअप बन चुका है, तो लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस जो है वो करना शुरू कर दिया। अच्छा, उसके साथ हुआ ये कि बांग्लादेश ने भी लॉकडाउन कर दिया। अच्छा, फिर अपना इंडिया ने भी लॉकडाउन कर दिया, फिर वियतनाम ने भी कर दिया। तो ये हमारा एक वो लोग थे जो कि श्रीलंका, जो हमारे कंपटीशन में थे। अब ये जो स्मार्ट लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट है, अब समझना है बाकी सारी इंडस्ट्री, बाकी सारे लोग वो हमसे लड़ें कि जी आपने अपनी इंडस्ट्री खुलवा ली है, हमारा इसमें क्या कसूर है। हमने कहा यार मसला ये है कि अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बंद हो गई तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, इकोनॉमी ही सारी आपकी जो है वो रिलाई करती है हमारी एक्सपोर्ट पे। मैं हमेशा अपने हर प्रोग्राम में ये कहता हूं
कि जितनी ज़रूरी इस मुल्क में पाकिस्तान की आर्मी सरहदों की हिफाजत करती है, इसी तरह एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो इस मुल्क की इकोनॉमी की हिफाजत तो करती जनाब आगे तो स्टार्ट भी इकोनॉमिक वॉर हो रही है है और आगे इकोनॉमिक वार स्टार्ट हो रही है। अच्छा, उसके साथ ये हुआ कि जी आप देख लें मार्च के बाद हमारे ऑर्डर बढ़ने शुरू हुए, ठीक है, और हमने फिर दिन रात फैक्ट्रियां चलाई हैं। उसका इम्पैक्ट हुआ कि पाकिस्तान की एवरेज एक्सपोर्ट जो है अगर पिछले सारे सालों में देखें तो बिलो 1%, बिलो $2 बिलियन होती थी, 1.75, 1.81 हर महीने की मैं बात कर रहा हूं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू हुई। तो पिछले तकरीबन ये 10 महीने हो गए हैं। मैं अगर जून से करूं, मार्च से करूं तो पूरा 1 साल हो गया, क्योंकि अप्रैल क्लोजिंग हुई। तो जून के बाद पहले 2 महीने हमारी वही रूटीन थी जो कि पिछले साल की चली, पिछले साल अप्रैल मई जो है, फिर जून में ये एक्सपोर्ट बढ़नी शुरू हुई है। आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारा पिछले 10 महीने की जो एवरेज है वो 2.10, 2.37, 2.15, 2.16 इस तरह मोर देन $2 बिलियन पर मंथ जो है वो हो रही है। तो अगर इंशाल्लाह यही हुआ तो ये $26 बिलियन से हम क्रॉस कर देंगे। अच्छा, इसके साथ जिस तरह हमारी जो लोग बाहर से आते थे और वो सारे के सारे, आपको पता है, सारे एयरलाइन बंद हो गई। अच्छा, यहां से जो लोग डॉलर बाहर लेके जाते थे, बाहर से इधर आते थे, वो जो एक रूट था वो भी बंद हुआ। तीसरा, FTF में गवर्नमेंट ने बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इन्होंने फैसले किए मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। जी बिल्कुल। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। तो उसके साथ ये है कि सबको जो पैसा था वो थ्रू चैनल आना शुरू हो गया। फिर इन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट भी एक अनाउंस कर दिया। हमारे माशाल्लाह जो स्टेट गवर्नर हैं वो भी बड़े इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने ये भी शुरू किया। तो लोगों ने कहा कि वही चीज़ जो हम हुंडी के जरिए भेजते हैं, ये देखें पैरेलल 2 चीज़ें पाकिस्तान की, अगर ट्रेड डेफिसिट जो है उसको मेंटेन करना हो तो 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। आपकी एक्सपोर्ट क्या हो रही है, नंबर 1, और आपके बाहर से फॉरेन रिमिटेंस क्या आ रही हैं। फॉरेन रिमिटेंस, मुझे याद है कि लास्ट गवर्नमेंट का जो आखिरी साल था वो 19.89 बिलियन थे पूरे साल के। 19.89 बिलियन। उसको को भी अगर आप 12 से डिवाइड करें तो ये 1.55, 1.6 बिलियन पर मंथ थी। अब ये पिछले 8-10 महीनों में इसकी जो एवरेज है वो 2.2 बिलियन से ऊपर है। मतलब लास्ट जो हमारा महीना है इसमें 2.77 बिलियन है। अब 2.77 बिलियन हमारा फॉरेन रेमिटेंस है, 2.17 बिलियन हमारी एक्सपोर्ट है। तो ये अगर दोनों मिला लें तो इट इज ऑलमोस्ट $5 बिलियन। तो हमारे मुल्क में हमारी जो इंपोर्ट है, अब इसको हमने बैलेंस आउट कैसे करना होता है, ये हमारा आ गया फॉरेन रिजर्व्स आ गए। अब इसमें जो हमारी एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, उसको हमने बैलेंस आउट करना होता है। अब हमारी इंपोर्ट जो है, अगर मैं पिछले 5 साल प्रीवियस गवर्नमेंट को देखूं तो वो $5 बिलियन पर मंथ आती थी। वो महीने के, साल के बनते थे $60 बिलियन। हमारी फॉरेन रेमिटेंस प्लस एक्सपोर्ट, ये दोनों मिलती थी बड़ी मुश्किल से $40 बिलियन। तो ये तकरीबन $20 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था जो हमें बाहर से डॉलर बैक करने पड़ते थे। तो ये गवर्नमेंट की अगर मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट देखूं तो वो ये है कि हमारी इंपोर्ट्स जो हैं ये इन्होंने कम की हैं। जो हमारे यहाँ पे कभी किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है, कभी किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है, उसकी रीज़न ही यही है कि हमारे यहाँ पे जब सब्जी पाकिस्तान का आलू आता था तो उससे पहले इंडिया का आ जाता था। हमारा जिम्मेदार पिस गया था। मैंने खुद काफ़ी बड़ा मतलब अपने चिन्हौट के फार्म में आलू काश करता था, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कि ये उधर से हमारा, आप यकीन करें बाद ऐसे भी साल थे कि जब आलू $5 किलो भी बिका
और 5 रुपए किलो उसकी बोरी की यानी कॉस्ट होती कि थी। लॉस में जाना शुरू हो गए थे लॉस में toll जाने। tax। अब ये बॉर्डर जब बंद हुए हैं, उसका एडवांटेज सबसे बड़ा ये हुआ है कि हमारा लोकल जो जिम्मेदार है ना, वो ग्रो कर रहा है। यानी कि और लोकल इंडस्ट्री को एक चांस मिल गया। इंडस्ट्री को भी चांस मिल गया कि हम फूड प्रोसेसिंग में जी। आएंगे, प्लस हमारे एग्रीकल्चर ग्रोअर को चांस ग्रोअर मिल को भी गया चांस। कि भाई उसको पैसे ज्यादा जा रहे हैं। इस वक्त जो शहरों में, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज्यादा महंगाई है। इंपोर्टेड चीजें आप लोगों के यूज करने वाली तो बहुत ही महंगी है, लेकिन महंगाई इसलिए बढ़ गई है कि बाहर से जो चीजें आती थी वो गवर्नमेंट रोक दी हैं। अब ये 1-2 साल लगेंगे कि हर चीज में हम सेल्फ सफिशिएंट तो होंगे। जैसा अब यहाँ पे एक चीज मेरे माइंड में आ रही है कि एक दफा जब कोविड की सिचुएशन जो है वो खत्म हो जाती है या कम होना शुरू हो जाती है और हम एक नॉर्मल सी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, एक तो क्या हम एक्सपोर्ट्स में जो हमने बायर इंडिया से या बांग्लादेश से पाकिस्तान में लाए, क्या हम उसको सस्टेन कर सकेंगे? और साथ साथ जो अभी हमारी लोकल इंडस्ट्री को एक फायदा हुआ है, ग्रोअर को फायदा हुआ है, प्रोसेसिंग फूड प्रोसेसिंग में जो लोग आना चाहते थे उनको फायदा हुआ, क्या हम इस चीज को पोस्ट कोविड मेंटेन कर सकेंगे? देखें, ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है और ये हमारे जहन में भी है और हमारी हुकूमत के भी जहन में है। हम चाहेंगे तो यही कि हम और कर सकें। ये देखें, ये सिर्फ इसलिए मेंटेन होगा कि पाकिस्तान में इस साल हमारा, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो टोटल बिजनेस का 60% टेक्सटाइल के गिर्द घूमता है। बिल्कुल। तो उसके लिए 2 चीजें हैं जिसके ऊपर हुकूमत को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है और उस पर वो कर भी रही है। अब वो किस हद तक सक्सेसफुल होती है, नंबर 1 जो प्राइवेट इंडस्ट्री ने करना था, जो हमारे वो था, हमारा उसका सबसे बड़ा रॉ मटेरियल होता है जी यार्न, स्पिनिंग। हमारे स्पिनिंग वाले भाइयों ने इस साल 1.35 मिलियन स्पिंडल जो है वो इंपोर्ट किए हैं, जो इस साल इंशाल्लाह प्रोडक्शन में होंगे। तो ये यार्न सप्लाई का एक बहुत बड़ा बन जाएगा। अब उसके लिए चाहिए रॉ मटेरियल। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम रॉ मटेरियल के ऊपर भी हुए हैं और वो हमारा, देखें, जो वाइट गोल्ड है ना, कॉटन को किसी दौर में वाइट गोल्ड कहते थे, आज भी वो वाइट गोल्ड है, और वीट को गोल्ड कहते थे। वीट का कलर गोल्डन होता है और कॉटन का कलर वाइट होता है, इसलिए इसको वाइट गोल्ड कहते हैं। और वीट का ब्राउनिश होता है गोल्ड की तरह। तो ये हमारा गोल्ड है। अल्लाह के फजल करम से इस साल हमारी, जिस तरह वीट की बात हुई, बड़ी बम्पर क्रॉप हुई है। गवर्नमेंट ने एक कमेटी अभी बनाई है, अभी नहीं बनाई, 5-6 महीने पहले, जब हमारा यार्न की बहुत शॉर्टेज थी, हम वहां पे भी आप लोग हमारी आवाज बने और फिर गवर्नमेंट ने उस पर पॉलिसी ऐसी बनाई कि बाहर से यार्न इंपोर्ट पे ड्यूटियां खत्म की और बाकी एक बला बला काफ़ी चीज़ें हमें हेल्प आउट करने की कोशिश की। अब गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है जिसको चेयर कर रहे हैं चौधरी सरवर। उनके साथ आसिम बाजवा साहब हैं, उनके साथ, ये बड़ी हाई फाई एक कमेटी है, उसके साथ बहुत बड़े बड़े ग्रोअर हैं, फखर इमाम साहब हैं उसके साथ, उसके अलावा गार्ड जो सीड वाले हैं, इसके अलावा जो बड़ी बड़ी आपकी कंपनियां जो पेस्टिसाइड बाहर से इंपोर्ट करती हैं। तो ये हमारा रॉ मटेरियल की सप्लाई एंड चेन को मेंटेन करने के लिए, आपको याद होगा कि पीएम साहब ने अभी हमारे एग्रीकल्चर लोगों को एक वो भी कार्ड भी दिया है, किसान कार्ड, ठीक है। उससे ये होगा कि वो वीट अपना वो लेंगे, खाद लेंगे, डीएपी लेंगे, यूरिया लेंगे, सीड लेंगे। तो इस तरह करके इंशाल्लाह इसको मेंटेन करने में, इंशाल्लाह बहुत ही पॉजिटिव डिस्कशन आज हो रहा है, जो कि मुझे पर्सनली मेरी कोशिश होती है कि अगर हम कोई पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात कर सकें, क्योंकि सुबह का टाइम होता है, हर कोई चाहता है कि अच्छी अच्छी बातें करें। तो आज हम काफ़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, कंटिन्यू रखेंगे इस गुफ्तगू को, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। तो कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको सिटी एट 10 में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास मेहमान मौजूद हैं, सैयद ज़िया अलमदार साहब, जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स के हवाले से। एक नोटिफिकेशन जो कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया था, जो कि पॉसिबली रिवर्स कर दिया जाएगा ताकि एक्सपोर्टर्स को जो करंट मदद मिली है वो कंटिन्यू रहे, स्पेशली उन लोगों को जो फैक्ट्रीज में और वीट के लिहाज से, शुगर के लिहाज से जो पिछले साल निकाला गया था, बहुत फ़ायदा हुआ एक्चुअल में ग्रोअर को भी, सेलर को भी, जो लोग फूड प्रोसेसिंग में हैं उन लोगों को भी। तो उसके अलावा भी हमने बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया। लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि चाहे वो हम बात करें हम मिल्स के हवाले से, फूड प्रोसेसिंग के हवाले से या फिर एक्सपोर्ट के हवाले से, एक चीज़ है जो कि आजकल हर कोई कह रहा है कि ई कॉमर्स इज़ द फ्यूचर इन पाकिस्तान। एक वक्त था कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऑनलाइन इंडस्ट्री या ऑनलाइन स्टोर्स पाकिस्तान में काम कर सकते हैं, और आज हम एक ऐसे वक्त में खड़े हैं जहां पर बहुत सारी चीजें ई कॉमर्स में मूव करना शुरू हो गया। तो चलते हैं आलमदार साहब की तरफ और उनसे पूछते हैं कि क्या ई कॉमर्स इज रियली द फ्यूचर इन पाकिस्तान। अच्छा जी, बहुत खुशी की बात यह है कि ये एक मेरा ऐसा इंटरेस्ट है कि जो बहुत कम लोगों को पता है। अच्छा। मैंने 84-86 में आईटी में कंप्यूटर से मैंने एडवांस ट्रेनिंग की थी। अरे वाह, अच्छा, क्या बात। और ये मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और पूरे वसूख के साथ कहता हूं कि आई वॉज द फर्स्ट इन दिस सिटी जिसने कंप्यूटर इस शहर को सिखाया। क्या बात। तो मैं थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकली बता दूं कि जब मैं 86 में यहाँ फैसलाबाद में मैंने कंप्यूटर लोगों को बताया कि ये कंप्यूटर है, और हमारे यहाँ पे मेरे साथ एक मेरे और दोस्त थे, आतिफ सईद उनका नाम था, तो हम दोनों कराची में इकट्ठे पढ़ते थे, वो भी फैसलाबाद के थे। तो वहाँ पे इस शहर के, मैं उनका तारफ इसलिए कराना ज़रूरी समझता हूँ कि यहाँ लासाल हाई स्कूल है जी। तो लासाल हाई स्कूल के एक ब्रदर होते थे, ब्रदर मैक्सवेल। ब्रदर मैक्सवेल जो थे, ही इज फ्रॉम श्रीलंका, तो वो हमारे पास कराची में आए और उन्होंने कहा जी मैंने अपने स्कूल को कंप्यूटराइज करना है। तो वहां से मैं और आतिफ, हम पहली बार, आतिफ खैर फैसलाबाद का था, तो हमने यहाँ आके तो पहला स्कूल जिसको कंप्यूटराइजेशन की वो था लासाल हाई स्कूल, और वहां से ही हमने फिर क्रीसेंट, अकबर फैब्रिक्स, शकरगंज शुगर मिल, इन सब को हमने कंप्यूटर दिए। लेकिन दैट वाज वेरी बेसिक कंप्यूटर। उनकी आपस में 88 में फर्स्ट कंप्यूटर जिन्होंने आपस में कम्युनिकेशन की वो नोवेल कार्ड थे, आई ब्रिंग फ्रॉम ताइवान। अच्छा। और उस दौर में, बल्कि मैं यहाँ से सिंगापुर गया, सिंगापुर एक बहुत मशहूर सिमलिम टावर है, तो वहाँ से कंप्यूटर मिलते थे। तो उन्होंने कहा जी ये अभी हमारे सिंगापुर में भी नहीं बना, अब हांगकांग चले हैं। मैं हांगकांग चला गया, ये 88 की बात है, नवंबर 88। तो हांगकांग वाले ने कहा कि जी ये टेक्नोलॉजी अभी यहाँ पे भी नहीं आई, आप ताइवान चले जाएं। अच्छा। फिर मैं ताइवान गया तो वहां से 386 कंप्यूटर और नोवेल इंटरनेट कार्ड। हाँ जी। मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूं कि पिछले 30 साल में कितना बड़ा इनकलाब है जो दुनिया में आया। तो वहां से पहले नोवेल कार्ड हम लाए और कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेशन करवाई, और जब हमने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे ऐसे हेलो लिख के भेजा तो उस जो अपना ऑर्गेनाइजेशन थी पूरे दफ्तर में उन्होंने मिठाई बांटी। तो मैं समझता हूं कि ये आगाज है हाँ जी, एक कम्युनिकेशन का। बिल्कुल। अच्छा, क्या कहेंगे ज़िया साहब, हमारे अगर एक्सपोर्टर्स की बात की जाए, जहां तक मुझे इल्म है, उनको अपने लेफ्ट ओवर का बड़ा ख्याल होता है, लेकिन अब ई कॉमर्स आने की वजह से वो लेफ्ट ओवर्स को भी बड़ी जबरदस्त तरीके से सेल आउट कर पाएंगे और उसी कीमत पे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बताऊं, लेफ्ट ओवर का भी जहां तक तल्लक है ना, वो ये है कि दो तरह के ब्रांड हैं। ये बड़ा जरूरी है, ये बायर को भी पता होना चाहिए और सेलर को भी पता होना चाहिए, क्योंकि सेलर हमारी कम्युनिटी है। फर्ज करें जिस तरह बड़े बड़े ब्रांड हैं जिनसे हम लोग काम कर रहे हैं, इनका बकायदा आप एक भी गारमेंट अगर बेचेंगे तो $10,000 फाइन है। अच्छा। ये पेटेंट है, उसको अगर आप बेचेंगे तो ये क्राइम है। अच्छा।
लेकिन अगर आप अपने बायर से उसकी एजेंसी लेके बेचते हैं तो फिर ये सही है। ये मैंने इसलिए बात की कि हमारे जितने भी ऑनलाइन सेलर हैं उनको आइडिया होना चाहिए कि कल को लेने के देने ना पड़ जाए, लेने के देने ना पड़ जाए। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके इतने इतने तगड़े वकील हैं कि उनका, आपको याद है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन तक रिवर्सल हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मैं समझूं, आपको बताऊं कि आप अपना ब्रांड डेवलप करें। पाकिस्तान में ब्रांडिंग में जितना काम हुआ है बहुत कम हुआ है। मैं देखता हूं इटली में इतने ब्रांड हैं जितने पाकिस्तान में, स्पेशली वुमेन वियर में मैं समझता हूं इतना काम हुआ है। और हमारे जो अब यहाँ के ब्रांड हैं पूरी दुनिया में लोग पसंद करते हैं। ओरिजिनल चीजें आपने हाँ, बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान में बहुत कम बनाई जाती हैं, यानी कि ओरिजिनल ब्रांड्स नहीं है, ज्यादातर यहाँ से उठा लो। और एक और चीज है कि जो खरीद रहे हैं लोग या डिफेक्टेड, आपको आइडिया होगा एक्सपोर्ट्स में बहुत सारी चीजें रिजेक्ट हो जाती हैं क्योंकि उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट होता है। क्या वो भी पेटेंट है? क्या वो भी बाद में क्लेम किया? वो भी पेटेंट है। मैं आपको बताता हूं कि जिसके ऊपर आपका लोगो बन गया, हम बकायदा जितनी भी हमारी वेस्ट होती है उसको काटते हैं। अच्छा। काट के उसकी वीडियो बना के उनको भेजते हैं। उनके यहाँ नुमाइंदे आते हैं, उनकी जो प्राइस टिकट बढ़ती हैं उनको भी बर्न करना होता है। उनके जो एक्सेसरी है बचती, वो भी उनको रिपोर्ट करनी होती है। ये तो है एक सिनेरियो। दूसरा यही है कि बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे ब्रांड हैं छोटे जो कि अलाउ करते हैं कि हमारा माल है जो बच्चा है बेच लें, वो आप जरूर बेचें। अच्छा, जो आपका पिछला एक क्वेश्चन था कि हम क्या इसको मेंटेन कर पाएंगे, उसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, आपको याद है कुछ दिन पहले अमेज़न के साथ बिल्कुल पाकिस्तान का Amazon एक is coming to साइन Pakistan। हो गया। बिल्कुल। मैं हमेशा, मैं आपको बताऊं, हमारे रज़ाक दाऊद साहब बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हमारे वो मिनिस्टर हैं, एडवाइजर हैं टू पीएम। रज़ाक दाऊद साहब की बहुत मेहनत है पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने में। और असद उमर साहब का, ये जितने मर्जी टेक्नोक्रेट्स वजीर खजाना लें, लेकिन असद उमर साहब का बहुत रोल है आज इस एक्सपोर्ट को बढ़ाने में। ये असद उमर साहब के डिसीजन थे जिसकी वजह से ये बिजली, गैस और सारे, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ी है। और ये रज़ाक दाऊद साहब ने, सारी दुनिया ने ये बात की कि जी ये चाइनीज जो SH कोड के ऊपर इन्होंने बात की है, ये गलत बात की है। मैं इस चीज़ का गवाह भी हूँ और मैं उनके साथ बैठ के हमने ये देखा 1600 SH कोड है। SH कोड्स आप अंडरस्टैंड करते हैं? SH कोड वो चीज़ें हैं कि जो भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो उसका एक नंबर होता है। 1600 SH कोड ऐसे थे जो चाइना से पाकिस्तान में आ रहा था चीज़ें, तो उसके ऊपर इन्होंने ड्यूटी लगा के उसको रोका। और वो जो चाइना से इतना ज़्यादा सामान पाकिस्तान में आके यहाँ शू इंडस्ट्री बंद हो गई, यहाँ बच्चों के कपड़े बनाने की इंडस्ट्री बंद हो गई, यहाँ रबड़ इंडस्ट्री बंद हो गई, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो रही थी। हर चीज़ जो है वो सस्ती चाइना से आ रही है। तो वो एक रज़ाक दाऊद साहब के डिसीजन और असद उमर साहब का, एनर्जी का, और पीएम साहब ने जो पीछे उनके हाथ रखा, मैं समझता हूँ उसकी वजह से एक्सपोर्ट भी बढ़ी है, इकोनॉमी भी ठीक हो रही है। और ये अब ई कॉमर्स और जो हमने एक्सपोर्ट अभी इसके थ्रू होगी सारी इंटरनेट के थ्रू, ठीक है ना जी, इससे इंशाल्लाह हम इसको मेंटेन कर पाएंगे। दूसरा मैं आपको एक चीज बता दूं, बायर जो है ना, जितना जरूरी सप्लायर है उतना ही जरूरी बायर है। अभी बगैर, अभी इंटरनेशनल मार्केट इस तरह पूरी तरह नहीं खुली, इसके बावजूद पाकिस्तान, मतलब मैं अपनी बात करता हूं, अपने जितने में मैं दोस्तों की बात करता हूं, दिसंबर तक हर एक के पास ऑर्डर है। सही। मैंने यहां आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैं PHM में 10 मिनट बैठा, तो मैंने आज उनको वार्न किया कि खुदा के लिए ईद पे फिर इस तरह की छुट्टियां ना अनाउंस कर देना। अच्छा। और वो हमने आज लेटर लिखवा दिया है, असद उमर साहब को भी लिखवाया है, रज़ाक दाऊद साहब को भी लिखवाया है, शौकत तरीन साहब को भी लिखवाया है, वज़ीर आला पंजाब को भी लिखवाया है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी लिखवाया है, और इसके अलावा इंडस्ट्री मिनिस्टर को भी लिखवाया कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को इन सारे जो आप छुट्टियों में रद्दो बदल
और ये चेंजेस करते हैं उससे बाहर निकाल दें। पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो रेगुलर इन चीज़ों से बाहर होती है। मैं आखिरी फिक्रा आपको बता दूं, बांग्लादेश में एक्सपोर्ट के जो कंटेनर है उसकी वही इज्जत है जो यहां पे एम्बुलेंस की है। तो पाकिस्तान को यही इंशाल्लाह बचाएगी, हमारा मुल्क बचाएगा, पाकिस्तान इन सारी चीजों से जिंदाबाद। बहुत ही अमेजिंग डिस्कशन आज का रहा है, स्पेशली एक्सपोर्ट्स के हवाले से, लोकल इंडस्ट्री के हवाले से, ई कॉमर्स के हवाले से, एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर अच्छी रहती है, आगे चलते और बेहतर हो जाती है, इससे ज्यादा कोई भी और पाकिस्तानी क्या चाह सकता है। इट्स समथिंग कि हम सबको जिसके लिए खुशी होती है, वी फील सो प्राउड अबाउट इट। और ज़िया आलमदर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें आज ज्वाइन किया हमारे शो के अंदर, और इतनी अच्छी अच्छी खबरें जो है पाकिस्तानियों तक और फैसलाबाद के लोगों तक जो है पहुंचाई। और आपने जो बात की थी इन द बिगिनिंग नोटिफिकेशन के हवाले से, उम्मीद करते हैं कि उसको रिवर्स कर दिया जाए और जिस तरह से लास्ट ईयर था उसी तरह से रखा जाए, ताकि ग्रोअर को, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, सब लोगों को जो है जिस तरह से फायदा हुआ है वैसे ही फायदा होता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, तो कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक के बाद हमें बहुत ही अहम गेस्ट हैं जिन्होंने ज्वाइन किया। जी हाँ, मेरी मुराद अरफान हिंजरा जो कि एसी कमालिया हैं। तो जनाब वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। कमालिया के बहुत सारे इश्यूज हैं, उनके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम उनकी जिंदगी के ऊपर भी रोशनी डालेंगे कि आखिर किस तरह से इम्तिहानात जो हैं वो पास करने के बाद सर्विस के अंदर आए, इससे पहले इनकी जिंदगी क्या थी। सबसे पहले तो ये बात है कि आज उनकी वाइफ जो है उनके साथ आने वाली थी और जरा और मजे का हो जाना था सारा कुछ, लेकिन क्योंकि उनकी मदर लॉ की तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी, इस वजह से वो नहीं आ सकी। दुआ करते हैं कि उनकी हम दुआ करते हैं, बिल्कुल। और कोई बात नहीं, वो नहीं आ सकी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इरफान साहब के साथ बहुत सारी बातें करें, गुफ्तगू करें, और ऑफ कोर्स एग्जामिनेशंस के भी हवाले से और उसके अलावा उनकी पर्सनल लाइफ के भी हवाले से। तो उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो पूछते हैं कि आप मुझे बता रहे थे, मैं आपसे बहुत सारे सवालात मैं ऑलरेडी आपसे कर चुकी CSS के हवाले से। आप मुझे बता रहे थे कि सिर्फ एक तरह से आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए। तो मेरे ख्याल है ये बहुत ट्रिक है बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए जो कि शायद सोच रहे हो CSS का एग्जाम देने का। आपको पता है कि हर साल पूरे पाकिस्तान से हजारों बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, जिनमें से सिर्फ 2% जो है वो पास होते हैं। तो कोई अगर टिप्स और ट्रिक्स जो हैं आप अगर बता सके, क्योंकि आपने खुद भी एग्जामिनेशन पास किया हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपने जो मुझे इनवाइट किया उसके लिए जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। तो आता हूँ मैं आपके क्वेश्चन की तरफ। तो उस सिलसिले में जी बिल्कुल गाइडेंस जो है वो मैटर्स अलॉट। इसमें 60 to 70% जो है वो आपकी गाइडेंस है। अगर आपको अच्छी गाइडेंस मिल गई है तो आप ये एग्ज़ाम जो है विद इन अ ईयर अच्छी तैयारी के साथ इससे गेट थ्रू हो जाते हैं। और अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है तो फिर चूंकि जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उनके जो पेपर्स हैं तो उसका कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, तो वो स्टूडेंट्स बेसिकली कंफ्यूज रहते हैं कि हमने तैयारी किस तरह करनी है या हमारी तैयारी कंप्लीट भी हुई है कि नहीं हुई। तो जैसा आपने कहा है मैडम कि वो बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 2% जो इसका रिटर्न रिजल्ट आता है वो 2% है। अगर 15,000 या 17,000 बच्चे इस एग्ज़ाम में जो अपीयर हुए हैं तो उसमें हार्डली 300, 200 या 500 जो है वो कैंडिडेट से रिटन एग्जामिनेशन में पास हो सकते हैं। तो गाइडेंस जो है इसमें मैटर करती है। इसके अलावा सब्जेक्ट्स की जो प्रॉपर सिलेक्शन है वो मैटर करती है। उस हवाले से पेपर की जो है अटेम्प्टिंग है कि आपने पेपर को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है वो भी मैटर करता है। आपकी प्रेजेंटेशन मैटर करती है। और सबसे जो बड़ी बात है मैं समझता हूँ इस इम्तिहान को क्लियर करने के लिए, तो वो ये है कि आपकी डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन हो। और ज़रूरी भी है किसी भी काम में, अगर आपकी डिटर्मिनेशन नहीं है, आपका पैशन नहीं है, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, एफर्ट नहीं डाल रहे हो, तो वो काम होना बहुत मुश्किल होता है। आपने मुझे एक और चीज़ बताई थी जो कि मुझे लगता है कि हमें अपने ऑडियंस के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए, कि आपका जो पहला अटेम्प्ट था जी बिल्कुल का, और बिकॉज मैं खुद वो नहीं बताना चाहती क्योंकि वो आपकी कहानी है, वो आपकी ज़िंदगी की कहानी है, तो मैं वो आपसे सुनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हमारे ऑडियंस को आप बताएं कि आज के जो नौजवान हैं जो भी यूनिवर्सिटी में हैं या उस फेज में हैं जहाँ पर वो अपनी जिंदगी के अहम फैसले करने वाले हैं कि किस डायरेक्शन में जाएं, क्या सिलेक्ट करें, तो फेलियर इज अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी। और हर जो है कहानी खुद सुना मैं बताता हूँ। उसमें जी देखें 2011 के लास्ट में जो है मेरी LLB की डिग्री कंप्लीट हुई
तो यही था मेरा इरादा, भी यही था, पैशन भी था कि जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो तैयारी स्टार्ट की, मेरे पास टाइम थोड़ा था, 2013 के अटैम्प्ट्स देनी थी, तो सब्जेक्ट की सिलेक्शन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो बहुत सारे मेरे जो ऑलरेडी जो कलीग्स थे या मेरे सीनियर्स थे, तो वो तकरीबन 4-4, 5-5 साल से तैयारी के फेज़ में थे, और इवन कि उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हमने ये एग्ज़ाम देना है या नहीं देना। तो मैंने तैयारी स्टार्ट की है, और मुझे बहुत से लोग ये भी मशवरा देने वाले थे कि जो है ना आप इस दफ़ा ना दें, अच्छी तैयारी के साथ इंसान को प्रिपेयर होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक आप इम्तिहान में या ग्राउंड में नहीं ना उतरेंगे तो आपको नहीं पता चल सकता कि बॉल किस तरह आ रही है, या आपकी जो है क्वालिटीज़ को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है। तो वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है एक अच्छी तैयारी के साथ उस फेज़ में जो मैंने तैयारी करनी थी 2 से 3 साल, तो वो मैंने तैयारी की जो है तकरीबन कोई 8-9 महीनों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपीयर हुआ 2013 के अटैम्प्ट में। तो 2013 के अटैम्प्ट में बड़ा किलिंग किस्म का रिजल्ट था, 238 लोग पास हुए उसमें हमारे ऑल ओवर द पाकिस्तान। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वन ऑफ देम। तो इस चीज़ ने मुझे बड़ा इनकरेज किया कि देखिए जो लोग 4-4, 5-5 साल की तैयारी के बाद भी उनका जो है वो जज्बा या उनका हौसला नहीं हो रहा है इम्तिहान देने का, तो मैंने वो 9 महीने 10 महीने की तैयारी के बाद दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें पास हुआ हूँ। नो डाउट उसमें मेरी एलोकेशन ना हो सकी, लेकिन मैं मेंटली तौर पर इतना स्ट्रांग हो गया कि ये जो है ना इट इज नॉट रॉकेट साइंस नहीं है। और इसके साथ साथ कमालिया के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं, क्योंकि आप वहाँ के एसी हैं, तो बहुत सारी ऑडियंस हमारी वहाँ पे भी आपको देख रही होगी। बहुत सारे इश्यूज हैं कमालिया के जिनको हल करने के लिए जो है आपकी खिदमात लेनी पड़ती है। तजावजात के मामलात हों, लारी अड्डे का बहुत अहम इशू है जो कि वहाँ पे चल रहा है, सीवरेज के बहुत सारे मसाइल हैं। तो क्या विजन है आपका आने वाले दिनों के अंदर तजावजात, लारी अड्डा, सीवरेज इशू, स्ट्रीट लाइट्स इशू, इनको किस तरह से हल करेंगे? देखिए मैं टर्न वाइज आपको बताता हूँ। बेसिकली पहले तो जो सीवरेज का इशू है, वो कमालिया चूँकि एक जो है ना बड़ा पुराना शहर है और कंजेस्टेड सा इलाका है, तो उसमें जो सीवरेज के पाइप्स हैं वो उनकी टोटल जो है आप विड्थ कह लें वो 9 इंचेस तक है। तो उस सिलसिले में जो है मोस्टली जो है गटर उबल जाते हैं। जैसे अब समर सीजन स्टार्ट हो रहा है तो इसमें पानी का एक्स्ट्रा यूज़ होता है, लोग ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं। तो इस हिसाब से जो है ना सीवरेज के मसाइल टाइम एंड अगेन हमें, अगर कंप्लेंट्स एक दिन में 10 कंप्लेंट्स हैं तो उसमें तकरीबन 8 कंप्लेंट्स सीवरेज की होती हैं। तो इस सिलसिले में हमने जो लायामल बनाया हुआ है एक पंजाब सिटीज़ प्रोजेक्ट जो है वर्ल्ड बैंक के ताउन से, वो हमारा चल रहा है कमालिया में। बेसिकली पंजाब की 16 म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं जिनमें ये प्रोग्राम चल रहा है, और कमालिया इज़ वन ऑफ देम। तो उसमें ये सीवरेज के हवाले से हमने अच्छी खासी ग्रांट वर्ल्ड बैंक ने हमें दी है। तो इस सिलसिले में भी जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए उनकी कंप्लीशन ऑलमोस्ट 100% हो चुकी है। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक की टीम आई, वो फिजिकली उस चीज़ को वेरीफाई कर गई। जो स्टेप्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कमालिया में किए गए, तो उसमें हमने कमालिया को जो है ना वार्ड सिस्टम में हमने डिवाइड कर लिया, 34 टोटल वार्ड्स बनाई। उसके बाद फिर उसका नॉर्थ और साउथ रीजन बना दिया, उस पर फिर सेंट्री इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगा दी, हमारे सेंट्री सुपरवाइज़र की ड्यूटी लगा दी। तो वो डेली बेसिस पे जो है सॉलिड वेस्ट की कलेक्शन भी करते हैं। उसके अलावा जो सीवरेज के मामलात हैं उनको भी हल करने की पूरी कोशिश की जाती है। वर्ल्ड बैंक के ताउन से हमें अच्छी खासी मशीनरी भी इस सिलसिले में दी गई। इवन के जेटिंग मशीन है, हमारी शक्कर है, हमें लोडर रिक्शा दिया गया, हमारे मैकेनिकल स्वीपर्स वगैरह वो भी दिए गए। तो लोकल गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी हमें इस चीज़ में थोड़ा सा हाथ बटाया कि डेली वेजेस बेसिस पे हमें जो है वो सेंट्री वर्कर्स को भर्ती करने की इजाज़त दी गई। तो इस सिलसिले में ओवर एंड अबव जो है हम वो भरपूर ये कोशिश करते हैं कि सीवरेज के जितने मसाइल हैं उनको तरीके के साथ हल किया जाए। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि ये प्रॉब्लम जो है ना स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है। इस वजह से कर रहा है क्योंकि शहर है कंजेस्टेड और गलियां तंग हैं। तो उस वजह से जब तक वो पूरी ओवरहालिंग नहीं होनी तो ये सीवरेज का मसला जो है वो इस तरह चलता है। आपने इतने डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन किया, और सॉलिड वेस्ट के हवाले से आपने बताया कि उसके लिए कलेक्शन स्पेसिफिकली की जा रही है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा शहरों में ये चीज़ जो है की जा रही है, की भी जा रही है तो बहुत कम लेवल पे की जा रही है। इस हवाले से अगर आप थोड़ा सा और बताएं, क्योंकि और भी बहुत सारे इश्यूज बेसिकली हमारे डिस्पोजल स्टेशन बने होते हैं। एक तो जो है सकिंग का सिस्टम है जो जिसमें ये हमारा डिस्पोजल का पानी होता है, शहर की पूरी सीवरेज का पानी होता है। दूसरा है सॉलिड वेस्ट आपकी कलेक्शन, उसके लिए भी हमने डिस्पोजल साइट्स बनाई होती हैं जो सिटी से ऑलमोस्ट 2 या 3 किलोमीटर के फासले पर होती हैं।
तो उस सिलसिले में भी वर्ल्ड बैंक की टीम, इसमें हमारी मिनिस्टर साहब हैं मैडम अशफा रियाज फतेहाना साहब, उनकी बड़ी काविश है, रियाज फतेहाना साहब की काविश है कि वर्ल्ड बैंक की टीम को उन्होंने इंस्टिगेट किया, वो इधर आके विजिट कर गए और अब हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने भी जा रहे हैं। उसका रिसेंट सर्वे हो चुका है, उसके लिए लैंड की जो है इंडिकेशन और नॉमिनेशन वो भी की जा चुकी है और जो वर्ल्ड बैंक है उसने 30 करोड़ की जो ग्रांट है वो भी म्यूनसिपल कमेटी कमालिया को जो है वो ट्रांसफ़र कर दी हुई है। अब मजीद उस पर सर्वे होंगे, टीम्स जो आए विजिट करेंगी, तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये एक लैंडमार्क स्टेप होगा। अगर सॉलिड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट अगर कमालिया में इंस्टॉल हो जाता है तो उससे भी सीवरेज के मसाइल काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर तजावज़ात के हवाले से बात करें, क्या स्ट्रेटजी है आगे? तजावज़ात देखें जी, जो स्मॉल सिटीज़ हैं ना हमारे, जैसे तहसील कमालिया है या इस तरह की जो हेड क्वार्टर से हट की तहसीलें होती हैं, तो उसमें मोर और लेस तजावज़ात का ये मसला होता है। उसमें मामला ये है कि टाइम एंड अगेन आपको ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। तो इस सिलसिले में कमालिया में म्यूनसिपल कमेटी में सीओ की निगरानी में, जो हमारा चीफ ऑफिसर है उसकी निगरानी में और जो है इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर की निगरानी में हमने एक टीम तश्कील दी है। रिसेंटली प्रीवियस वीक में तो रिगरसली जो है इस चीज़ का ऑपरेशन किया है, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा। तो अभी तक वो जो आगे इंक्रोचमेंट हुई थी वो लोगों को सामान भी अभी तक हमने वापस नहीं किया और ये हमारा इरादा है कि उनको जुर्माना भी किए जाएंगे और FIRs भी दी जाएंगी ताकि लोगों को वो एलिमेंट ऑफ फियर हो, ताकि इस चीज़ से बचा जा सके। तो ये एक कांस्टेंट आप समझ लें कि एक ये इशू होता है तजावज़ात का। ये अगर आप ऑपरेशन करते रहें तो सिटी साफ रहता है, यूं ही आपने इससे अपनी टेंशन डाइवर्ट करनी है तो ये फिर उस तरह ही, क्योंकि लोग लोकल होते हैं और छोटे ताजर होते हैं, छोटी छोटी दुकानें होती हैं, उनके पास स्पेस थोड़ी होती है, तो इस वजह से वो फिर आगे तजावज़ात को बढ़ा। अच्छा, लारी अड्डे के लिए भी आप लैंड के हवाले से बता रहे थे कि ऑक्युपाई की गई है और अब इसे दोबारा डेवलप किया जाएगा, वो भी जरा ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए। जी बिल्कुल, जो कमालिया में एक प्रॉपर जो है ना वो लारी अड्डे का फुकदान है वो नहीं है, तो इस सिलसिले में जो है मेरी पोस्टिंग से पहले लैंड एक्वायर की गई थी, उस पर अच्छी खासी हमने जो है रीज़नेबल एक लैंड थी, पीस ऑफ लैंड, उसको एक्वायर किया। वो भी काविश मैडम अशफा की और रियाज फतेहाना साहब की थी। तो अभी रिसेंटली डिस्कशन में भी उन्होंने यही कहा है कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट लारी अड्डा बन जाए, उसके लिए फंड्स की अवेलेबिलिटी हमारे म्यूनसिपल कमेटी में नहीं है, चूंकि म्यूनसिपल की जो रेवेन्यू जनरेशन है वो इतनी नहीं है कि हम स्टेट ऑफ द आर्ट लारी अड्डा बना सकें। तो इस सिलसिले में हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, एक जो है ना हमने प्रॉपर उसका एस्टिमेट भी तैयार कर लिया है, क्योंकि लैंड हमारे पास अवेलेबल है, उसकी पेमेंट हो चुकी है, तो उसमें हम ऑल फैसिलिटीज़ के साथ, चाहे वो वेटिंग शेड हो, चाहे वो मस्जिद हो, उसके अलावा जो गाड़ियों की पार्किंग की जगह है और जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनके लिए पार्किंग, उनके लिए बैठने की जगह, तो वो ये सारे इश्यूज़ पे एक प्रॉपर हमने दायामल बना के एक एस्टिमेट तैयार कर लिया है। तो इंशाल्लाह वो विद इन 2 to 3 मंथ्स इंशाल्लाह हम इस पे काम शुरू कर देंगे और उससे ये होगा कि तजावज़ात में भी कमी आएगी और एक प्रॉपर लारी अड्डा एस्टेब्लिश हो जाएगा तहसील कमालिया। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें कमालिया में, तो किस तरह की सिचुएशन है, क्या स्टेप्स आपकी तरफ से लिए गए हैं जब से आप AC बने हैं? देखें जी, सिक्योरिटी का जो मैटर है वो होली और कम्प्लीटली जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट का होता है, लेकिन हमारा क्लोज लाइजोन होता है। बिल्कुल। अगर मिसाल के तौर पर किसी किस्म का कोई इंसिडेंट जो है वो हो गया है तो उस हवाले से अगर किसी भी बिल्डिंग पे कोई कैमराज की इंस्टॉलेशन है तो वो उसे उनने अगर वो CCTV फुटेज चाहिए होती है तो उसके लिए मेरी परमिशन की ज़रूरत होती है एज असिस्टेंट कमिश्नर की, तो वो हम उनके साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। उसके अलावा किसी क्रिमिनल का रिकॉर्ड उन्हें चाहिए हो या जुडिशल सिस्टम में अगर किसी को जजा या सज़ा मिली है तो सिलसिले में अगर हमारी हेल्प, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की हेल्प चाहिए होती है तो हम जो है ना वो कम्प्लीटली उनको हेल्प। अच्छा, ये भी देखने में मिलता है कि आप लोगों को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में शिफ्ट किया जाता है। जी और वहाँ पे काम भी आप करते हैं। आपका क्या एम है, किस डिपार्टमेंट में आप फिजिबल फील करते हैं, अपने आप को कंपैटिबल फील करते हैं जॉब के लिए? देखें जी, ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है और प्रिवेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज का काम यही है कि हमें किसी भी डिपार्टमेंट में, जैसे वो डमी टाइप नहीं होती, स्टपनी होती है जिसको जिधर भी एडजस्ट कर दें, तो हमारी ट्रेनिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से की जाती है। अब देखिए, मैंने पहले हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम किया, उसके बाद जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में काम किया, मेरी अलीपुर पोस्टिंग रही, उसके बाद ये एज अ कमालिया असिस्टेंट कमिश्नर। तो मैं समझता हूँ कि हमारी ट्रेनिंग में हमें जो है मुख्तलिफ जो हमारे मेंटोर्स आके हमें लेक्चर्स देते हैं, तो वो रिटायर्ड सेक्रेटरीज होते हैं या सर्विंग सेक्रेटरीज होते हैं या कमिश्नर्स होते हैं,
या तो उनसे हमें डायरेक्ट हमारा इंटरेक्शन होता है, इवन की डिस्कशन होती है, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और मैं समझता हूँ कि बेसिक जो हमें पॉलिश किया जाता है वो ट्रेनिंग में किया जाता है। तो उसके बाद हमारी सेक्रेटेरिएट में सर्विस जो होती है उससे मजीद जो कमी रह गई होती है वो हमारी पूरी हो जाती है। तो पूरी डिपार्टमेंट्स की वर्किंग और उसके हवाले से जो लायामल अपनाना है, तो मैं समझता हूँ कि वो हमें एक स्किल्स हमारे अंदर डेवलप हो जाती हैं और उससे लेकिन लाइकिंग डिसलाइकिंग भी तो होती है ना। आपका फेवरेट, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट? देखिए जी, मोस्ट फेवरेट जॉब तो एज असिस्टेंट कमिश्नर की थी, जिसके लिए जो है हमने विपास भी किया, यानी कि ये आपका ड्रीम जॉब थी। अल्लाह पाक ने जो है उस काबिल भी बनाया और आज सर्व कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये माँ बाप की दुआएं हैं और रिश्तेदारों की और दोस्तों की। तो शायद हमसे बहुत से लायक लोग हैं जो बाहर बैठे हैं। ये आपकी ड्रीम जॉब थी यानी? जी, मेरी ड्रीम जॉब थी ये। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने वो नसीब में किया। बट विजन्स भी तो होते हैं ना फिर माशाल्लाह, इसमें तो कमिश्नर तक जी जी बिल्कुल। देखें, विजन तो ये है कि हमारी गवर्नमेंट को, हमारे मुल्क पाकिस्तान को जहाँ पे भी हमारी ज़रूरत होगी हम डेडिकेशन के साथ वर्क करेंगे, चाहे वो कौन सा मर्जी डिपार्टमेंट हो, लिटरेसी डिपार्टमेंट हो, स्कूल एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, इवन के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिविजनल हेडक्वार्टर हो, जहाँ पे भी मेरे मुल्क को, मेरी कौम को मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं इंशाल्लाह। अरे वाह, कितना खूबसूरत जज्बा है। आपने कहा हायर एजुकेशन में भी आपने काम किया, इफ आई एम करेक्ट, तो उसके हवाले से बताइएगा किस तरह का एक्सपीरियंस था, किस तरह के इश्यूज आपको लगता है कि आज हमारे सिस्टम में मौजूद है? जी, बेसिकली हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया या हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, आपको पता होगा इसमें ना HR बहुत ज्यादा है। मतलब जितने स्कूल्स हमारे बहुत ज्यादा हैं, हमारे हेल्थ फैसिलिटीज जो सेंटर्स हैं वो बहुत ज्यादा है। तो इस हवाले से ये वाई डिपार्टमेंट हैं दो जिनकी HR बहुत ज्यादा है। तो इस हवाले से ये डिपार्टमेंट में सर्व करने से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं या क्वालिटीज हैं जो पॉलिश हो सकें और अच्छे सेक्टर्स के साथ काम करके जो है वो मजीद तजर्बा भी इन्हेंस हुआ। तो उसमें जो हायर एजुकेशन का मेरा एक्सपीरियंस था वो भी अच्छा था, स्टूडेंट टीचर रेशो के हवाले से, ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से और इंक्वायरीज के हवाले से और हमारी अच्छी HR की ट्रेनिंग के हवाले से। बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि और ज्यादा डिटेल में हम इस हवाले से बात करें, क्योंकि आई थिंक ये एक ऐसा अरीना है जो कि एंडलेस है और बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेंगे और हम भी डिस्कस करना चाहेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, तो कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। फातिमा, आपको पता है कि जब भी मॉर्निंग शो स्टार्ट करना होता है आप मैं कप ऑफ टी जो है शो के स्टार्ट होने से पहले करते हैं, क्योंकि एक एनर्जी बॉडी के अंदर चाहिए होती है और हमारी कोशिश होती है कि अपनी सुबह को सुहाना बनाया जाए एक चाय की कप के साथ। तो अगर चाय डियर चाय हो तो मेरा ख्याल है फिर तो उसकी चुस्कियों से आपका दिन जो है वो खुशगवार ही गुजरता है। मुझे लगता है कि जो लोग मेरे ऑडियंसेस में मुझे जानते हैं, मुझे पहले देख चुके हैं, उनको आइडिया होगा कि चाय सिटी 41 की किसी भी ट्रांसमिशन का, वो चाहे हमारा मॉर्निंग शो हो, चाहे हमारी कोई भी और ट्रांसमिशन हो, चाहे हमारी जिंदगियों का और हमारे काम का और अच्छे काम का, क्योंकि हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने आप लोगों की आवाज़ जो है वो आगे लोगों तक पहुंचानी है। जो मसाइल हैं फैसलाबाद के, हमने वो मंजरे आम पर लेकर आने, हमने मेन स्ट्रीम मीडिया पर लेकर आने ताकि उनको सॉल्व किया जा सके। और चाय हमारी जिंदगियों का और हमारे काम का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि अच्छी चाय हो, और आपको पता है हनान, मतलब चाय का ब्लेंड बड़ा ज़रूरी होता है। तो इसे बड़ा हम कोशिश करते हैं हम वो चाय प्रेफर करें या चूज़ करें जिसका ब्लेंड बहुत अच्छा हो, उसके साथ ही साथ उसकी खुशबू, यानी कि चाहे आपको पसंद हो दूध पत्ती पीना या फिर आप कड़क चाय पसंद करते हो, तो चाय ऐसी होनी चाहिए कि मिनटों में तैयार हो जाए। क्योंकि काफ़ी दफ़ा आपको पता है हम लाइव जाने वाले होते हैं और हमारे पास टाइम बड़ा कम होता है, तो इतने कम टाइम के अंदर जल्दी से चाय जो तैयार हो जाए वही अच्छी लगती है, और जो जल्दी भी तैयार हो जाए, वक्त भी कम ले, लेकिन उसका जो टेस्ट है, उसकी जो खुशबू है वो भी परफेक्ट होनी चाहिए। और डियर चाय में हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं, और इसी वजह से हमारा इंतखाब सिटी 41 का और हमारे मॉर्निंग शो का जो इंतखाब है वो सिर्फ और सिर्फ डियर टी है, जिसके बगैर आपका और हमारे ये जो साथ है ना, वो मतलब आई थिंक हनान और मैं इतने चेयरफुल नहीं होंगे। ये इसीलिए होता है, हम इतने एक्टिव होते हैं और हमें होता है कि आप लोगों तक मज़े मज़े की बातें, जो खबरें हैं, जो भी डिस्कशंस हो रहे हैं, वो सारा कुछ पहुंचा सकें। जस्ट बिकॉज डियर टी की वजह से आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है, आपका दिन की जो शुरू होता है वो इतना अच्छा होता है कि आपका बाकी का पूरा दिन बहुत बहुत अच्छा। बिल्कुल, और उसकी खुशबू हो, उसका टेक्सचर हो, उसका टेस्ट हो, उसकी
चाय का कलर हो, वो तमाम की तमाम चीज़ें हो बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। और जब चाय बन रही होती है उससे उठने वाली भीनी भीनी खुशबू जो होती है वो भी आपका मन और लग इसी जाती खुशी है। में हनान ने ना, हाँ। अब हनान अब आपको मुझे चाय पिलानी पड़ेगी। हाँ जरूर, चले आप लाइव पे ना पिलाइए, लाइव लेकिन ऑफ जैसे ही एयर हमारा आपको खत्म होगा अगेन बनाएंगे, क्योंकि हेक्टिक रूटीन हमारी इसके तो बाद कई दफा भी 2-3 carry on दफा। तो रहती जी है। इसके बाद हनान ने लाइव पे कह दिया है कि वो जैसे ही हमारा शो खत्म होगा डियर टी जो है बना के पिलाने वाले हैं सारी टीम को। हाँ बिल्कुल, जरूर, श्योर। तो जनाब इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जनाब चाय के हवाले से आपकी भी चाय तैयार हो रही है, थोड़ी देर में आपको मिलेगी। और हनान बना रहे और हैं। मैं बना के खुद अपने हाथों से पिलाऊंगा। Thank you very much. थोड़ा सा अब कमालिया के हवाले से मजीद गुफ्तगू करें कि क्लीन एंड ग्रीन मुहिम जो है वो शहर फैसलाबाद हो या ऑल ओवर द पंजाब हो, बड़े जोरों शोरों से चल रही है। और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको इंस्ट्रक्शंस भी है इस हवाले से कि अपने शहर को क्लीन किया जाए, पौधे लगाए जाएं, ग्रीन किया जाए। कमालिया में क्या सूरत हाल है इसमें? जी बिल्कुल, मैं इसमें थोड़ी सी डिटेल के साथ बात करूंगा। जी जी। चूँकि कमालिया में जो अगर आप प्लांटेशन के हवाले से बात करें तो कमालिया में जो है वो जंगल है वो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा जंगल है और तकरीबन 11,000 एकड़ उसकी लेंथ है। तो इस सिलसिले में हमने जो है तकरीबन पिछले साल में 20,000 पौधे लगाए थे क्लीन एंड ग्रीन मुहिम में। और क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का सिर्फ मकसद पौधे लगाना ही नहीं, उसके बाद जो हमारी शहर की रोड्स हैं उनको साफ़ करना है, जो हमारे फुटपाथ्स बने हुए हैं उन पे पौधे लगाने हैं, उनको जो है ग्रीन करना है, उसके हमारे जो मेन चौक्स हैं उनको क्लीन एंड ग्रीन करना है। तो इस हवाले से लोगों में भी अवेयरनेस दी गई थी। और जो है इस दफ़ा हमारा अब फिर प्लान है, नेक्स्ट मंथ में जो है हम इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, तो इंशाल्लाह एक बड़ी एक्टिविटी हम फिर करेंगे। तो उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट 15 से 20,000 फिर दोबारा हम पौधे लगाएंगे। तो ये एक बड़ी एक अच्छी एक्टिविटी भी है और इन्वायरमेंट के लिए आपको पता है कि प्लांट्स का जो है वो एक बड़ा पॉजिटिव रोल है। और ब्रेक के अंदर हम बात कर रहे थे इस हवाले से भी कि कमालिया में कितने पॉजिटिव चेंजेस आए हैं जब से आप एसी जो हैं बने हैं। मैं चाहती हूँ उस हवाले से भी आप हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें जो आपका मेन फोकस थी, यानी कि जब आपको ये पोजीशन मिली, आपने खुद कहा ये आपका ड्रीम जॉब था, तो क्या चीज़ें थी जो आपने सोची हुई थी कि ये चीज़ें मैं बदलूंगा जब मैं एसी बन? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं बात करूँगा ब्यूटिफिकेशन के हवाले से ना, किसी जगह भी पोस्टिंग हो सबसे पहले ये माइंड है मेरा क्लियर है कि वहाँ पे जो हमारे चौक्स हैं, हमारी गलियाँ हैं, हमारे मेन शाहराह हैं, उनको हमने बेहतरीन और खूबसूरत करना है। चाहे वो पौधे लगा के करें, चाहे वो बैरियर्स लगा के करें, वहाँ पे प्लांटेशन करें, वहाँ पे जो है ये प्लांट्स के जो पॉट्स होते हैं वो लगाएं, इसी तरह की जो डिफरेंट जो ब्यूटिफिकेशन की चीज़ें हैं वो लगा के। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक मेन चौक था कलमा चौक, तो उसकी ब्यूटिफिकेशन के हवाले से एक रिगरस किस्म की कैंपेन चलाई और तकरीबन 2 महीनों में मैंने उसे तजावज़ात से भी बेहतरीन ओके कर दिया था और उसकी ब्यूटिफिकेशन भी कर दी थी। तो बाकी अगर ये बात करें कि कमालिया में आके जो मैंने ऐसे काम किए हैं जो पहले नहीं हुए थे, तो वो उसमें लैंडमार्क्स मेरी अचीवमेंट ज़रूर हैं। एक तो है कि म्यूनसिपल कमेटी जो हमारे शहर के इंतकालात हैं वो बहुत देर से रुके हुए थे, चूँकि पंजाब में तीन तहसीलें ऐसी हैं जिनमें अभी भी जो शहर के इंतकालात हैं वो म्यूनसिपल कमेटी में उनका अंदराज होता है। तो उसमें एक कमालिया है, चन्यूट है और एक आई थिंक मियाँ चन्नू है। तो उसमें कमालिया में ये इंतकालात का सिलसिला रुका हुआ था सबसे पहले आते हुए, और वो बहुत सारे लोगों की ये डिमांड भी थी। तो वो आते हुए मैंने जो है आते ही उस चीज़ पे वर्क किया, प्रॉपर उसका लायामल बना के वो इंतकालात जो है ओपन किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को उससे बहुत सारी फैसिलिटी भी मिल रही है और लोग फैसिलिटेट हो रहे हैं। और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जब आप मूव करते हैं तो वहाँ पे जाके हर डिपार्टमेंट के अपने अपने इश्यूज होते हैं। जी। आपने अब तक जो जॉब की उसमें टफ चैलेंजेस कौन से थे आपके जिनको आपने फेस किया? मैं जो जब प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में रहा हूँ वहाँ पे मेरी जॉब थी सेक्शन ऑफिसर जनरल की। तो वो ओवरऑल जो डिपार्टमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेक्शन ऑफिसर जनरल का काम होता है। तो हेक्टिक रूटीन थी, बड़ी हेक्टिक किस्म का काम था, हर ऑफिसर्स के साथ लाइजोन रखना होता है प्रॉपर, और पूरे डिपार्टमेंट के इवन के एक छोटी सुई से लेके ऊपर तक के मामलात की जिम्मेदारी आप पे होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आसान तरीके के साथ इंजाम दिए और 2 साल मैं वहाँ पे रहा हूँ। कमालिया के अंदर कोविड की क्या सिचुएशन है? क्योंकि एसीज और हेल्थ डिपार्टमेंट ये दोनों बहुत आगे हैं इन मामलात में चीज़ों को मैनेज करने के लिए, वहाँ पे क्या सूरत हाल है? कोई स्पेशल टास्क दिया गया इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखें मैं कोविड का तो मैं खुद इटसेल्फ शिकार रहा और पीछे तकरीबन जो है 15-20 दिन में क्वारंटीन रहा। अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव टेस्ट आया तो उसके बाद दोबारा वर्क रिज्यूम किया।
तो कोविड के हवाले से जो अब ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो वो हमारा मास वैक्सीनेशन जो है वो चल रही है। पहले ये 60 एंड अबव लोगों के लिए थी, फिर 50, अब 30 एंड अबव लोगों के लिए हमने इंस्टॉल कर दिया। तो कमालिया में ऑलमोस्ट 8 से 9,000 लोगों को फर्स्ट और सेकंड डोज जो है वो वैक्सीनेशन हम कर चुके हैं। तो इसी तरह जिला टोबा टेक सिंह ओवरऑल जो है वो 70 to 80,000 लोग जो है वैक्सीनेशन उनकी हो चुकी है। तो ये एक अच्छा और लैंडमार्क स्टेप है। और इस हवाले से कोरोना के हवाले से जो है आपको पता है एडमिनिस्ट्रेशन, फिर हम फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, और किसी टाइम भी जिस चीज़ की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से हम फील्ड में हैं और उसको इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। आपकी जो अभी अगर रूटीन है उसके हवाले से बात करें तो क्या रूटीन है, किस वक्त आपको, बिकॉज आई थिंक लोग बड़ा एक फैंटेसी है लोगों के लिए। अभी रिसेंटली जो हमारी एक्सरसाइजेज चल रही हैं उसमें हमारी सबसे पहले तो रेवेन्यू रिकवरी है, उसके बाद रेवेन्यू के मामलात हैं जो डेली बेसिस पे हमने लोगों को एंटरटेन करना है उनकी, उसके बाद रेवेन्यू केसेस हैं, उसके बाद हमारा वीट प्रोक्योरमेंट चल रहा है जो डिस्ट्रिक्ट को टारगेट असाइन होता है, फिर तहसील को होता है, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। उसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर्स का काम है। रिसेंटली हम बड़ी ड्यूटी से फ्री हुए हैं जो रमज़ान बाज़ार की थी। अब गवर्नमेंट आज से जो है हम वो सहूलत बाज़ार का इनकाद करवा रहे हैं और वो आज से इस्टेब्लिश हो जाएंगे। तो प्राइस चेकिंग का जो मसला है वो इस तरह जिगजैग टेक्नोलॉजी है भट्ठों का, तो वो मतलब इवन के बहुत सारे टाइम जो काम है वो एक सिंगल टाइम में चल रहे होते हैं। वैसे कितने भट्टे आपने रोके, क्योंकि हमारी एयर पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और देहातों के अंदर तो इसका चेक एंड बैलेंस बिल्कुल नहीं है, शहरों में तो फिर भी कहीं ना कहीं जो इंस्पेक्शन कर ली जाती है। तो क्या आप विजन को लेके आगे चल रहे हैं, किस तरह से इसे ठीक किया जाए? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट की ये बड़ी क्लियर कट डायरेक्शन थी कि सारे भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट करना है। तो उस सिलसिले में हमने जो टीम तश्कील दी थी, रेड भी किए भट्टों पे। हमारी तहसील कमालिया में टोटल 50 के करीब भट्टे हैं, तो उस पे जो नहीं कन्वर्ट हुए थे, मेरी तकरीबन कोई 15 से 20 भट्टों को हमने सील किया था, फाइन किए लाखों की तादाद में। और इसी तरह जो है वो अब अल्हम्दुलिल्लाह 100% कन्वर्जन हो गई है। तो उस पे अब दोबारा उसकी कंफर्मेशन के लिए रेड्स किए जा रहे हैं। रिसेंटली हमारी ये कैंपेन जो है स्टार्ट है, तो उसको ताकि चेक एंड बैलेंस उसका किया जाए कि जो इसको कंप्लीटली तौर पर वो जो जिगजैग टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट हो गया। सहूलत बाजार के हवाले से आपने बात की जो कि अब स्टार्ट किया जा रहा है, उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा क्या गोल्स हैं, किस तरह से चीज़ों को, क्योंकि प्राइस चेकिंग एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। लोग, आपको पता है किस तरह से होता है, जानबूझ के शॉर्टेज क्रिएट की जाती है डिफरेंट चीज़ों की, फिर उसकी प्राइसेस डबल कर दी जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो होता है वो बेचारे जिन्होंने खरीदना होता है, जो डेली वेजर्स होते हैं, उनके लिए बड़ा मसला होता है। तो क्या गोल्स हैं माइंड में, किस तरह से? इसमें भी मैं समझता हूँ कि ये चैलेंजिंग टास्क है हमारी रिसेंट गवर्नमेंट के लिए भी, और हम इस पे जो है दिन रात हमारी भी वर्किंग हो रही है। चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ भी मीटिंग्स होती हैं, कमिश्नर साहब के साथ भी और डीसी साहब के साथ भी। तो मेन फोकस भी हमारा प्राइस कंट्रोल ही है। तो उस सिलसिले में जो रमज़ान बाज़ार जैसे हमने इस्टेब्लिश किए थे, उसका मकसद यही था कि सब्सिडाइज रेट पे लोगों को जो डेली की जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो मिल सकें। तो सहूलत बाज़ार का मकसद यही है कि वहाँ पे जो आटा है, चीनी है, या दालें हैं, या सब्जियाँ हैं, फ्रूट्स हैं, वो बड़े सब्सिडाइज रेट्स पे जो है गवर्नमेंट आवाम को जो है मुहैया की जा सके। बिल्कुल, तो यही विजन बिल्कुल, है। और बहुत ज़रूरी भी है। आई थिंक सहूलत बाज़ार जो है, और डिफरेंट रमज़ान के अंदर भी जिस तरह से रमज़ान बाज़ार में प्राइस चेकिंग जो है लाजमी की गई, इसके बाद सहूलत बाज़ार के थ्रू भी यही जो है अटेम्प्ट किया जा रहा है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आम लोगों के लिए बहुत मददगार रहेगा, सब लोगों के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत मददगार रहेगा। मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, हमारे साथ इरफान हंजरा मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। इरफान भाई, बहुत सारी गुफ्तगू हुई मैनेजमेंट के हवाले से, बहुत सारी हमने कमालिया के इश्यूज के ऊपर गुफ्तगू की। अब थोड़ा लाइटर मूड की तरफ आते हैं। जी, और हम जानते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, इस हवाले से थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा लड़कपन की तरफ चलते हैं। अभी भी माशाल्लाह लड़के ही जंगी हैं, लेकिन मैं स्टूडेंट लाइफ की बात कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटीज के अंदर होते हैं ना, तो बहुत सारे लोग आप को पसंद करते हैं, बहुत सारों को आप पसंद करते हैं, और बहुत सारे किस्से कहानियां भी जो है यूनिवर्सिटी की होती है। लाइव टेलीविजन पे आई डाउट कि वो बहुत डिटेल में बताएंगे, लेकिन हाँ, अगर आपका कोई ऐसा वाकया हो दोस्तों के साथ, यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, जो आपके माइंड में आज भी आप याद करते हैं और हंसते हैं कि यार ये इस तरह से होते थे। देखें जी, अभी भी मैं हॉस्टल लाइफ को जो है वो मिस करता हूँ। 16 नंबर हॉस्टल में रहे पंजाब यूनिवर्सिटी के,
तो लॉ कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो बड़ी एक अच्छी किस्म की गैदरिंग थी। हमारा जो है ना वो फोलियंस के नाम से जो है हमने एक ग्रुप बनाया हुआ था अपना। तो उस हवाले से जो है मतलब 7 लड़के थे हमने कहा था कि ये हमारा यही ग्रुप है और यहाँ पे हमारी मेंबरशिप की क्लोजिंग हो गई है। तो उस हवाले से टूर्स अरेंज करना, हम मतलब भी जो हमारे ये नॉर्दर्न साइड्स हैं वहाँ पे जाना, वहाँ पे हमने नारायण का खान का टूर किया था, उस पर कैंपिंग की, वो बड़ा एक मेमोरेबल सा टूर रहा और वो बड़ी अच्छी यादें हैं। उसके बाद अगर हॉस्टल लाइफ की बात करूँ तो उसमें सारी रात जागना और गप्पे मारना और जो है मतलब इवन के लड़कों से बाइक्स जो हैं वो उधार मांगनी, हमारे पास अपनी वो बड़ा मजा आता है उन चीजों, बड़ा मजा आता था। और मतलब भी कभी किसी की बाइक से पेट्रोल निकाल रहे हैं, किसी की बाइक्स मांग रहे हैं, ठीक है, किसी की स्टूडेंट लाइफ के ये जो इश्यूज तब लगते हैं ना, वो बाद में आके बड़ा एंजॉय करता है बंदा और बड़ी मेमोरीज होती है। बिल्कुल ऐसे ही आज भी हम वो दोस्त बैठते हैं तो हम उस चीज को याद करते हैं कि यार देखें किस तरीके से हम जो अगर फर्ज किया हमने 10 लड़कों ने रात के 2 बजे बाहर जाना है तो हमारे पास बाइक्स नहीं थी होती, फिर कमरों में घुस के चाबियां ढूंढते फिरना, किसी की चाबी चुरानी, किसी को कुछ किसी का कुछ। तो वो मतलब एक बड़ा किस्म एक तरह का चिल आउट होता था और बड़ा वो बड़ी अच्छी लाइफ थी। और फातिमा एमफिल की तैयारी कर रहे थे, पेपर्स था हमारा, तो आपकी बातों से मुझे बात याद आ गई। तो हम 3 लोगों का ग्रुप था जो पढ़ रहे थे हॉस्टल में, लाइट चलेगी वहां पे, ना यूपीएस ना जनरेटर। तो हमने कहा चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। तो खाना खाने के लिए निकले तो देखा कि सामने मेन रोड के ऊपर बैंक का एटीएम जो है उसके अंदर जनरेटर चल रहा है, एयर कंडीशनर चल रहा है। रात के 3 बजे का टाइम था, कोई नहीं आया। हमने बुक्स उठाई और एटीएम मशीन के अंदर जाके रूम में बैठ के पढ़ाई की। 2 घंटे हमने डट के पढ़ाई की और जाके सुबह अच्छा इम्तहान दे के अच्छे नंबर दिए। तो इस तरह की यादें काफी आपके साथ वाबस्ता मैं एक और छोटी सी याद आपके साथ शेयर कर दूं। हॉस्टल में ना स्टडी रूम बना होता है, तो उसमें मुख्तलिफ बच्चे आके पढ़ रहे होते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह ना। तो हमारा जो ग्रुप था वो ज़रा शुगली टाइप का था, इतना पढ़ाई के लिहाज से हम नहीं थे, मतलब सीरियस भी नहीं थे और सिंसियर भी नहीं थे। तो वहाँ पे बैठ जाना, कैंटीन पे ऑर्डर कर लेना चाय वगैरह का, समोसों का। तो वहाँ पे हमने दावतें उड़ानी शुरू कर देनी। जो बच्चे पढ़ रहे होते थे उन्होंने डिस्टर्ब होना, कुछ ने हमें शायद बुरा भला भी कहना, ठीक है, कुछ ने हमारे साथ मिलकर मजाक करना और वहाँ पे जो है स्टडी रूम में हमारी इंजॉयमेंट हो रही है, दावतें हो रही अच्छा, वैसे यूनिवर्सिटी में बाजुकात ऐसे भी होता है ना कि किसी से पहली नजर में मोहब्बत हो जाती है, कोई आपसे कर बैठता है, तो कोई इस तरह का वाकया आपके साथ? अगर आप नहीं बताना चाहते हैं टेलीविजन पे तो आपके पास पूरा राइट है कि आप ना बताएं। नहीं देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है लव मैरिज है। अच्छा, हाँ, अरे वाह, फिर तो भाभी को आना चाहिए था लाजमी तौर पे। उनसे सवाल पूछते ना कि जनाब इरफान साहब ने प्रपोज कैसे किया उन्हें? बस ऐसे ही है। देखें ये जरा थोड़ी सी पर्सनल सी बातें हैं तो शायद मैं इसमें थोड़ा सा शर्मा भी रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, वैसे चले ये बताए, ऑफिसर जितना मर्जी हो बड़ा इंसान, मतलब प्राइम मिनिस्टर भी इवन हो, घर में तो शोहर ही होता है, तो घर का ऑफिसर कौन है? घर का ऑफिसर डेफिनेटली वो मिसिज है मेरी। वैसे बाहर इतना काम करते हैं तो कभी घर में भी हाथ बटाया भाभी का? जी जी बिल्कुल, मोस्टली अगर संडे टाइम मिल जाए तो मैं जो है उनका जरूर हाथ बटाता हूँ। इवन के बाद दफा तो उन्हें दबा भी देता हूँ। अरे क्या बात है जनाब, अरे मैं मतलब आई थिंक बहुत सारी औरतें आपकी फैन होगी। हाँ हाँ, आपने कमाल किया। करती है खवातीन यार कि ऐसा हस्बैंड हमारा भी हो, इतना अंडरस्टैंडिंग। लेकिन मैं उनकी भी क्वालिटी आपको बता दूं ना कि मैं अगर घर दाखिल हुआ हूं ना तो पानी का गिलास उनके हाथ में, ठीक है, वो इतना मेरा ख्याल रखती हैं। उन्हें ये पता है कि ये सालन मैंने इस तरीके से खाना है, ये चीज मुझे पसंद है, उन्होंने उस तरीके से ही, यानी कि ये दोनों साइड से एक तरह का एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप। मेरी स्ट्रगल तो कुछ भी नहीं, जिस तरीके से वो स्ट्रगल करती हैं और हर वो चीज उस तरीके से करने की कोशिश करती हैं और उसमें 110% वो कामयाब हो जाती हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनसे इंस्पायर्ड हूँ, अपनी मिसिज से। अगर मैं किसी से इंस्पायर्ड हूं ना तो मैं अपनी मिसिज से इंस्पायर्ड। माशाल्लाह, घर के अमूर हो या जो भी मामलात हो, मतलब मुझे कभी ये नहीं कहना पड़ा कि ये फलां दोस्त आ रहा है और ये चीज बना लेना, वो उसने खुद ही मैनेज करनी है। और जो आने वाला बंदा है वो बकायदा खुद तारीफ करके जाता है कि जो है ना, ये इरफान साहब ने ना बहुत सारी लड़कियों को, औरतों को, फैन के लिए, बहुत सारे लोगों को, मर्दों को ये सुनने को मिलेगा प्रोबेबली कि आपको ऐसे होना चाहिए। रिलेशनशिप में स्ट्रगल होनी चाहिए। अगर मिसिज इस तरह ना करे तो बंदा थक के आया, जैसे हमारी टफ जॉब है, मैं थक के आया हूँ, अगर मेरा ना ख्याल रखा जाए तो मैं समझता हूँ कि शायद मैं आज इरिटेट हो जाऊँ, मैं बैठ के ये बातें ना करूँ। हम इकट्ठी मूवीज देख लेते हैं, अगर रात में लेट नाइट उनके साथ मुझे जागना भी पड़े, हमारी कोई मूवी देखने का टाइम हो या हम कोई अच्छा सीजन स्टार्ट कर लें, या मतलब हमारा एक शौक है कि हम बुक्स पढ़ते हैं। अच्छा बताइए, सीजन कौन सा रिसेंटली या कौन सी ऐसी फिल्म है जो कि फेवरेट है आपकी? फिल्म एक ब्रेव हार्ट है, वो मेरी फेवरेट है, वो अच्छी मूवी है।
उसमें 300 है, वो अच्छी मूवी है। स्पार्टन्स। तो जितनी भी मूवीज जिसमें मतलब एक बंदे की स्ट्रगल दिखाई गई है ना, वो मतलब मेरी वो फेवरेट मूवी है। अच्छा, स्ट्रगल से मेरे माइंड में आया कि क्या आपका कभी कोई मेंटोर रहा है, कोई ऐसी शख्सियत जिसको देख के शायद आपने बचपन में सोचा हो कि मैं इस तरह बनना चाहता हूँ, चाहे फैमिली में ही हो, चाहे देखिए, कोई मैं जो मेरी पर्सनालिटी? फेवरेट पर्सनालिटीज रही हैं वो मैं दो हैं। एक ली कुआन यू है, सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर था, उसने 30 ईयर सिंगापुर को सर्व किया और स्टेट ऑफ द आर्ट कंट्री बना दिया। आप आज देखें कि सिंगापुर में उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था लोगों के साथ कि आप कुछ राइट्स मुझे दें और बदले में मैं आपको आपकी वेलफेयर देता हूँ। तो आज आप सिंगापुर देख लें, एक छोटी सी पोर्ट है और उससे ही वो लाखों कहा जाता है कि बड़ा एक्सपेंसिव है सिंगापुर। अच्छा, तो इसके साथ में मजीद, सॉरी आपकी बात, जी। नेल्सन मंडेला है, देखें उसकी स्ट्रगल है। 27 ईयर उसने जेल में काटी और उसकी बड़ा नाम है। जब उसे जेल हुई थी ना, तो उसने एक वो उसमें कटहरे में खड़े होकर एक बात कही थी कि आई हैव डेडिकेटेड माई लाइफ फॉर द काज ऑफ ब्लैक पीपल। तो वो उसका बड़ा एक स्टांस था। उस बंदे को बॉक्सिंग का शौक था, इवन के वो जो उसका आइसोलेशन जो कैंप था उसमें इवन के वो ट्रेनिंग करता था अपने आप को जो है अपनी डेडिकेशन, किसी जो बाहर से जो नया कैदी आया है उससे न्यूज़पेपर मंगवाना कि मेरे मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि उसके बाद लोग उसको सारी जिंदगी के लिए जो है अपना सदर मुकर्रर करने के लिए तैयार थे, लेकिन उसने 4 साल सर्व किया, उसके बाद उसने कहा कि माई टर्न इज ओवर। तो इस तरह के बड़े डेडिकेटेड से लोग हैं जिनसे आप इंस्पायरेशन, जो लोग दूसरों के लिए अच्छा करना चाहते हैं, जो कि मुझे दोनों आपकी जो नॉट स्टिक विद द इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए स्टिक नहीं होते। उनके लिए जो मेन काज है वो उनका नेशनल इंटरेस्ट है। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग हमारे पाकिस्तान में भी होने चाहिए। मनपसंद खाना कौन सा है? वो मटन है जी। मटन? हाँ, शौक से खाता हूँ और मेरी मिसिज उतने ही बेहतरीन अंदाज के साथ पकाती है। क्या बात है जनाब, मिसिज की कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रही है। भाभी आप ऐसे खुशकिस्मत हैं, हर औरत चाहती है कि उसका हस्बैंड जो है इतना केयरिंग और लविंग हो। मनपसंद गाना कौन सा है? देखें, गजलों का थोड़ा सा शौक है, जगजीत सिंह को सुनता हूँ। तो कभी गुनगुनाया? अभी नहीं, ऐसा गुनगुनात आवाज ही ऐसी नहीं है कि जो है ना गुनगुनाया जा सके, तो ये शौक नहीं रहा। लेकिन अदब के साथ जो है वो लिंक है, गजलें सुनी हैं जगजीत सिंह हो, नुसरत फतेह अली खान साहब। अच्छा, कोई बुक जो आपको बहुत पसंद? बुक जी, मेरी फेवरेट बुक है अल्केमिस्ट, पॉलो कोएल्हो की है। अरे मेरी भी फेवरेट है। उस बुक ने 1000 लोगों की जो है लाइव्स को चेंज किया और मैं समझता हूँ कि उस बुक में इतना पॉजिटिविज्म है कि आपको पता चलता है कि मैंने अपनी लाइफ को लेके किस तरह चलना है। कोई भी चीज़ मुमकिन है, आप जिस चीज़ की डिज़ायर कर लें, ठीक है। वो उस बुक में यही लिखता है कि कायनात का हर जर्रा जो है उसकी स्ट्रगल में लग जाता है कि वो चीज़ आपको मिल जाए। और मैं इस चीज़ पे मेरी जो है ना, मैं 110% श्योर हूँ। देखिए, वो मेरी जॉब हो, चाहे वो मेरी मैरिज लाइफ हो, चाहे वो मेरे दूसरे गोल्स हों लाइफ में। अल्हम्दुलिल्लाह 32-33 ईयर्स की एज में मैंने हर चीज़ अचीव की है। तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए यही चीज़ कि एक साफ नीयत और डेडिकेशन। एक ऐसी कोई बुक जो आप चाहें कि आज के नौजवान, या कोई नसीहत जो आज के नौजवानों को आप देना चाहिए शॉर्टली, बिकॉज हमारे पास वक्त बहुत कम है। देखें जी, ये है कि अपनी ज़िंदगी का जो है ना वो एक एम बनाएं। जो हमारी नौजवान नस्ल है वो डिग्री तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि हमारा मकसद क्या है ज़िंदगी का। सबसे पहले इंसान को अपने ज़िंदगी के मकसद को रियलाइज़ करना चाहिए कि फॉर व्हाट पर्पस आई हैव बॉर्न। तो उस सिलसिले के हवाले से आगे इंसान को फिर उस पर वर्किंग करनी चाहिए और ज़िंदगी उस तरीके से गुजारनी चाहिए जिस तरीके से इंसान चाहता है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आज के शो में आने के लिए, हमारे स्टूडियो को रौनक बख्शने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हम मिलेंगे आपसे अगली दफ़ा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।